लर्निंग क्लासिफायर के पास जाते हैं. You can say that we are going to start decision tree classifier. Now, what is decision tree first? Before going for decision tree classifier, first of all you should know what is decision tree and why we are choosing decision tree या फिर decision tree चलता कैसे, how it works. तो मैं जरा इसको ऑन करता हूँ. Okay, today's topic is about decision tree classifier. आज हम जरा decision tree classifier की बात कर रहे हैं. अच्छा, मैं बार बार classifier इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास decision tree के अंदर classifier भी होता है और regressor भी होता है. मतलब regression का भी आप ऑप्शन मतलब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग decision tree. Even though you can use क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आल्सो यूजिंग डिसीजन ट्री. ठीक है, तो डिसीजन ट्री के जरिए आप क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, रिग्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. तो पहले उससे पहले हमें डिसीजन ट्री के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद हम एक क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की तरफ जाते हैं. जब आप डिसीजन ट्री की बात करते हो तो हमें दो चीज़ों को लाजमी यहाँ पर यू कैन से दैट नोट करना होता है. किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर डिसीजन. ये तेरा क्यों जा रहा है? डिसीजन ट्री. ठीक है, डिसीजन ट्री के अंदर हमने कैसे काम करना है? तेरा क्यों हो रहा है यार? Now, when we are talking about decision tree, remember two things. Number one, जब हम एक सबसे पहली चीजें हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर देखनी है और क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, वो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फिर अगर हमें जैसे जैसे हम कवर अप करते जाएंगे तो आप इसको बेसिकली कंसीडर करते रहें. सबसे पहली चीज हमने देखनी है दैट इज योर एंट्रोपी. एंड गिनी इंडेक्स. इसको हम वन बाय वन कवर अप करेंगे. एंट्रोपी क्या होती है, गिनी इंडेक्स क्या होता है. These basically are known as purity split, आप इसको कह सकते हो. ठीक है, and the number two यानी second thing is about information gain. This is basically for the feature decision tree split. We need to cover both of the topics. Number one is the entropy और गिनी इंडेक्स जो बेसिकली यूज की जाती है प्योरिटी स्प्लिट के लिए. अब ये प्योरिटी स्प्लिट क्या है वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. ठीक है, उस दूसरी चीज हमने जो देखनी दैट इज इंफॉर्मेशन गेन. अब ये वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. व्हाट वी आर सेइंग, वी आर बेसिकली गेटिंग सम इंफॉर्मेशंस फ्रॉम समथिंग. किसी चीज से कोई इंफॉर्मेशन गेन करनी है. अब ये इंफॉर्मेशन गेन कहाँ से मिलेगी? आपके फीचर्स में से मिलेगी कि जो आपका एक्स का फीचर है. फॉर एग्जांपल जब आप बात करो क्लासिफिकेशन की बात करो, आपके पास एक्स के भी फीचर्स होंगे और एक वाई का फीचर होगा. एक्स के फीचर्स से जो आप बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन करते हो उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं इंफॉर्मेशन गेन. मतलब उस एक्स फीचर में से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली नॉन एज इंफॉर्मेशन गेन. बिफोर गोइंग टू बोथ ऑफ दीज
टॉपिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड के हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल एक चीज याद रखें, जब आप डिसीजन ट्री की बात करते हो, डिसीजन ट्री वर्क्स सेम एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जिस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करती हैं उसी तरीके से आपका ये डिसीजन ट्री क्लासिफायर या फिर रिग्रेसर काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल लेट टेक एग्जाम्पल ऑफ एज। ठीक है, हम फिलहाल एज की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कह सकते हो सर दिस इज रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि आपके पास वैल्यू कंटिन्यूस वैल्यू में आ रही है, कोई आपके पास कैटेगरी नहीं है। एज 14 कोई कैटेगरी तो नहीं है हमारे पास, ऐसे ही है ना, पर ये तो वैल्यू है। लेकिन इसके बिहाफ पे आप प्रिडिक्ट क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एज हमारे पास एक एक्स का फीचर है जिसका नाम है एज, हमारे पास है 14 फॉर एग्जाम्पल। मैं जरा इसको कलर चेंज करता हूँ। अब कंडीशन क्या बनेगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कंडीशन बना रहा हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ इसके अंदर। फिर हम इसको डिसीजन ट्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आई सेड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 15। फॉर एग्जाम्पल इफ एज लेस देन इक्वल्स टू 15, तो आप क्या करो? प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है? The person is in school। अब ये आपकी एक कैटेगरी होगी कि अगर एज आपकी 15 से कम है तो द पर्सन इज इन स्कूल। ठीक है, एक और कंडीशन लगाते हैं हम। हमने कहा एल्स इफ अगर आपका एज इज ग्रेटर देन 15 एंड age is less than equal to 24, that means print he is in college। ऐसे ही भाई ठीक है, दो आपके 15 साल से बड़ी हो एज लेकिन 24 साल से कम एज है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज इन कॉलेज। एक और यहां पर हम कंडीशन लगा देते हैं, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एल्स से डिनोट कर रहा हूं। इसके अलावा जो भी है एंड प्रिंट passed college। now how many conditions are there? Basically we have 3 outputs but the conditions are 2। ऐसा ही है। अब इसको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फीचर है जिसका नाम है एज। अब ये आपका एक नोड हो गया वेयर यू कैन सी दैट द कंडीशन क्या थी हमारे पास यहां पर, अगर आपका नोड लेस देन इक्वल्स टू 15 होता है तो आपके पास दो ऑप्शंस आ सकते हैं, या तो ये यस होगा या तो फिर ये नो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यस होता है तो यहां पर आपके पास प्रिंट में क्या आ जाएगा? स्कूल। लेकिन अगर नो होता है तो फिर एक और कंडीशन आ गई आपके पास जिसमें क्या था? ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन इक्वल्स टू 24 फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखता हूं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, या एक काम करते हैं जरा सर्किल अच्छा बनाते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक क्या थी? ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन इक्वल्स टू 20 का 4। अभी जब ये कंडीशन आपके पास आएगी तो अगेन वी हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन इज यस या तो फिर, अगर यस है तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? कॉलेज। अगर नो है तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा?
पास। दिस इज हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। डिसीजन ट्री क्या करता है कि आपके पास जो भी आपका एक्स फैक्टर है, एक्स फीचर है, उसे उठाएगा, उसकी बेसिस पे ये आपके डेटा को डिवाइड करना शुरू कर देगा इन डिफरेंट कंडीशंस। अगर उसे लग रहा है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल हम एज फीचर की ही बात करते हैं, उसे लग रहा है एज फीचर के हिसाब से 15 से नीचे जितने भी लोग हैं सब की क्वालिफिकेशन में स्कूलिंग लिखा हुआ है। रिलेट कर रहा था ना, एज 15 से नीचे जितने भी फीचर्स थे, मतलब आपके यूजर्स यानी रिस्पॉन्सेस थे, एंटिटीज थे आपके डेटा सेट के अंदर, उन सब की क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था? स्कूल। तो इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करना है कि अगर लेस देन 15 होगा तो आउटपुट स्कूल में होगा, अगर ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 24 तो कॉलेज में होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर जितनी भी थी वो सब के सब कॉलेज पास आउट थे। तो ये जो रिलेशन हमने चेक करना है बाय यूजिंग डिसीजन ट्री क्लासिफायर। दिस इज हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर, हमारे पास एक और डेटा सेट मेरे पास है, मैं जरा वो आपको दिखा देता हूँ। ओके, मिल गया, थैंक्स टू गूगल। ठीक है, ये मेरी तरफ से नहीं है, मैंने नहीं बनाया, गूगल का है। तो क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो जरा बता दें गूगल से आया है, वरना कॉपीराइट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलें, खैर, what we are saying that, for example, this is our data set that we gain. We have a data set from where you can see that we can play the football or not. Now tell me what is the y feature and what are the x features here. कौन कौन से y फीचर है इसके अंदर और कौन कौन से x फीचर्स हैं यहाँ पे हमारे पास? प्ले फुटबॉल आपका y होगा और बाकी सारे आपके x के फीचर्स हैं। इसी डेटा सेट को अगर हम डिसीजन ट्री के अंदर यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एनी x वैल्यू। फिलहाल आप कोई भी एक, जो फर्स्ट मतलब पहला नोड जिसको आप कहते हो रूट नोड, रूट नोड के लिए आप कोई भी एक एक्स फीचर उठा लो। डिसीजन ट्री क्या करते हैं बेसिकली, देखो अभी फिलहाल आप कोई सा भी उठा सकते हो, बट रिमेंबर यार, यहां पर सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिमेंबर वन थिंग, जब आप डिसीजन ट्री अप्लाई करते हो तो डिसीजन ट्री के अंदर हम खुद से डिसाइड नहीं करते कि कौन सा फर्स्ट रूट नोड होना चाहिए। इसे देखा जाए, वाई दिस रूट नोड इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? क्योंकि बेसिक जो सबसे ज्यादा रिलेटेड फीचर होगा वही सबसे ज्यादा सेपरेट कर रहा होगा डिफरेंट कैटेगरीज को, या नहीं? ऐसा ही है, जो सबसे ज्यादा रिलेटेड फीचर होगा एक्स का, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन बेस करती है। तो फर्स्ट रूट नोड आप खुद से डिसाइड नहीं करते, ये जो इंफॉर्मेशन गेन की हम बात कर रहे हैं ये हम वहां पर आके देख लेंगे कि हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं इसको। बट टिल नाउ जस्ट टेक एनी नोड। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक आउटलुक हियर, ठीक है? अब आउटलुक में आप देख सकते हो आपके पास टोटल कितनी कैटेगरीज है? टोटल 4 कैटेगरीज है। नहीं, देखो 3 कैटेगरीज है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स, इसी का ही हम डिसीजन ट्री बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ताकि हम इजीली इस चीज को समझ पाए कि डिसीजन ट्री काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट रूट नोड इज योर, जिसका नाम क्या है? आउटलुक। यार बातें नहीं करें, आउटलुक। हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर? 3 का, दैट मीन्स कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इसके? 3 पॉसिबल आंसर। जो ऊपर आपने देखा था लेस देन 15, हाउ मेनी पॉसिबल आंसर वर देयर? ओनली 2, या तो लेस देन होगा या तो लेस देन नहीं होगा। जब आप डिसीजन ट्री की बात करोगे तो यहां पर इसकी बात करते हैं तो यहां पर आउटलुक के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू सी, हम यहां पर एक काम करते हैं, सनी और ओवरकास्ट
एंड तो ये हो गया आपका सनी के लिए। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। ये हो गया आपका ओवरकास्ट एंड दिस इज योर रेन। ओवरकास्ट एंड ठीक है। बट कैन यू टेल मी, अगर आप ओवरकास्ट से डिवाइड करते हो कंप्लीट डेटा सेट को, देन हाउ मेनी ऑफ योर यू कैन से डेटा सेट्स आर बीइंग ट्रैवल टुवर्ड्स दिस? कितने यस इधर आ रहे हैं और कितने नो इधर आ रहे हैं? देखो सनी में नो कितने हैं? 1 2 3 है ना? ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं आपके पास, अगर आप सनी से इसको डिवाइड करोगे तो 3 नो इधर चले जाएंगे और और 2 यस इधर आ जाएंगे। अगर आप ओवरकास्ट पे चेक करो तो ओवरकास्ट पे कितने नो आ रहे हैं? यहां पर देखो, नो है कोई? नो नहीं है। दैट मीन्स यहां पर सारे के सारे 4 yes are there. Now you can see, हमने सिर्फ ओवरकास्ट से इसको स्प्लिट किया, आपके पास आउटपुट रिजल्ट आ गया। मतलब अगर आपका आउटलुक ओवरकास्ट होगा, इसका मतलब आप फुटबॉल लाजमी खेल सकते हो, बिकॉज देयर इज नो आंसर। यहां पर नो वाला आंसर कोई भी नजर नहीं आ रहा। जब आपने डिवाइड किया अपने डेटा सेट को किससे? आउटलुक से, तो ओवरकास्ट कैटेगरी में कोई भी नो वाले नहीं आ रहे, नो कैटेगरी नहीं आ रही। अब फॉर एग्जांपल आप नया डेटा इसको प्रोवाइड करते हो और उसका आउटलुक ओवरकास्ट होता है, तो वो डायरेक्टली उसको उठा के कहां फेंक देगा? ओवरकास्ट वाले फेंक देगा। आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? यस। तो आपका वाई वैल्यू क्या बन जाएगा? यस। अगर आप उसको वैलिडेट करोगे तो वो भी 100% सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी डेटा सेट के अंदर ओवरकास्ट के पास ऑलवेज यस का आउटपुट आ रहा है। ऐसा ही है। लेकिन सनी में अभी तक कोई यस नहीं आया। रेन में कितने यस और कितने नो है? 2 नो है और 3 यस है। तो ये आपके हो गए नो एंड 3 1। अब एक चीज यहां पर नोट करने वाली है, जब आपके पास इस टाइप का कोई भी नोड आता है जहां पर एक ही कैटेगरी आइडेंटिफाई हो रही है, जहां पर आपके पास एक ही कैटेगरी नोड नजर आ रही है, तो उसको हम कहते हैं लीफ नोड। हमें तब तक ट्रेन करना है जब तक सारे लीफ नोड हर कैटेगरी के लिए नहीं बन जाते। आपके लिए यस का तो लीफ नोड बन गया। अब सनी हो कुछ भी हो, आपका अगर आउटलुक ओवरकास्ट है, इसका मतलब आप फुटबॉल बिल्कुल खेल सकते हो, तो आंसर आपका हमेशा यस ही आएगा। इस तरह का मॉडल, ठीक है। यहां तो हो गया आउटलुक से। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आउटलुक से तो आपने डिवाइड कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप है आप दूसरे पैरामीटर यानी फीचर से इसको डिवाइड करो। अब यहां पर आ जाते हैं दोबारा सनी के ऊपर। सनी के अंदर मतलब ये जो आपका हिस्सा है, यहां पर आपके पास ये 3 नो और 2 यस वाली कैटेगरीज आ गई। अब आ जाओ, आप एक्स फीचर चेंज कर दो, आप आ जाओ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की कितने आपके पास पॉसिबल आंसर्स हैं? 3 आपके पास यहां पर है। तो टेम्प यहां पे हमने क्या किया, अब आपका लीफ को आपका जो रूट नोड बन गया वो क्या बन गया? अब टेम्प के जरिए आप यहां पर इसको डिवाइड कर दो। अब टेम्प के जरिए आपने डिवाइड किया, ये वाले जो 3 नो और 2 यस वाले ये उठाओ। पहले देखो 3 नो और 3 जो आपके सनी के साथ है, ये 2 नो ये रहे, इन दोनों के साथ आप देख सकते हो टेम्परेचर क्या है?
और एक और नो था ना, कहाँ गया, ये रहा। इसके साथ क्या है, माइल्ड, ठीक है, एक के साथ माइल्ड। तो इसका मतलब अगर आपका जो टेम्परेचर है हॉट होता है तो उसमें दो वैल्यूज आ जाएंगी नो की, ऐसा ही है। तो यहां पर आपके पास एक और लीफ नोड बन गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टू नो की वैल्यूज। तो ये आपका क्या बन गया, लीफ नोड बन गया। अगर माइल्ड होता तो सिर्फ और सिर्फ एक नो था, लेकिन अगर आपके पास माइल्ड के अलावा यानी कूल होता, यानी माइल्ड है, तो माइल्ड में वन यस है और सारे यस है, लेकिन एक नो है ना, ये रहा, सनी माइल्ड नो। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते जाओ। लास्ट वाला भी क्या है, ये तो रेन है ना, सनी की बात करो ना। देखो सनी से डिवाइड कर लेकर आए हम, आप रेन से लेकर जाओगे, आप रेन की तरफ चले जाओ। अगर आप रेन की तरफ देखोगे, यहां पर भी आप इसको डिवाइड करोगे, आपके पास यहां पर कोई लीफ नोड बनता है, इधर कोई लीफ नोड बनता है, तो आपने इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये लीफ नोड नहीं बन जाता। इससे क्या होगा कि अब जो नया डेटा आएगा, सबसे पहले देखा जाएगा उसका आउटलुक क्या है। देखा गया ओवरकास्ट, कोई दूसरा कुछ चेक ही नहीं करना, कुछ और चेक ही नहीं करना, वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको लीफ नोट में नहीं, आउटपुट दे देगा आपको। तो ट्रेनिंग के टाइम पे उसने लीफ नोट बना दिए। जब आपका आउटलुक ओवरकास्ट आता है तो ये उसको ऑटोमेटिकली यस कैटेगरी में डाल के आपको आउटपुट में यस प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आउटकास्ट नहीं आता, फिर चेक करेगा सनी, सनी आता है फॉर एग्जांपल, अब सनी में फिर जाके चेक करेगा कि बताओ उसका टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर इसका हॉट आता है तो डायरेक्ट नो, अगर टेम्परेचर हॉट नहीं आता, माइल्ड आता है, फिर माइल्ड को डिवाइड करेगा दूसरे फीचर से। इस तरीके से आपके फीचर्स चेंज होते जाए, ठीक है। समझ आई डिसीजन ट्री कैसे काम कर रहा है। डेटा सेट उठा रहा है, एक फीचर उठाया, उसके बिहाफ पे उसको स्प्लिट आउट किया, और ये जो आपको स्प्लिट नजर आ रहा है, ये जो आपके पास स्प्लिट है, जिसके अंदर आपके पास दो कैटेगरीज, मैं बाइनरी कैटेगरिकल डेटा की बात कर रहा हूं, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है ये, मल्टी कैटेगरी होगा तो यहां पर दो नहीं होंगी, तीन होंगी, ठीक है। अगर मल्टीपल है, तीन होंगी, चार होंगी, जितनी भी कैटेगरीज है वो यहां पर हो सकती हैं। इसमें कोई यहां पर फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है इसका फिलहाल, इसमें कोई यू कैन से ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगी, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैटेगरी जितनी भी आपकी स्प्लिट होती है, कैटेगरी दो स्प्लिट्स होती हैं, दो आ जाएंगी, तीन आती हैं तो तीन आ जाएंगी, जितनी भी कैटेगरी है। अब ये जो आपके पास नोट नजर आ रहा है, जिसमें आपके पास बोथ द कैटेगरीज आ, मतलब दोनों कैटेगरीज के डेटा आ रहा है, यस वाला कैटेगरी का भी डेटा आ रहा है और नो वाला भी आ रहा है। इस टाइप के नोट को या इस टाइप की स्प्लिट को हम कहते हैं इम्प्योर स्प्लिट। दिस इज योर इम्प्योर स्प्लिट। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों कैटेगरीज का डेटा स्प्लिट हुआ है। लेकिन ये जो आपका लीफ नोड है, इसे हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं प्योर स्प्लिट। प्योर स्प्लिट क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास कैटेगरी नहीं थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्योर स्प्लिट है या नहीं? लीफ नोड भी कैसे बना, हमें कैसे पता चलेगा? हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते कि कैटेगरी एक है कि, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैथमेटिकली हाउ इट इज पॉसिबल। इस चीज की एक कैटेगरी की एक्यूरेसी कैसे निकालोगे? एक सिंगल कैटेगरी की एक्यूरेसी कैसे निकालोगे? कैनॉट गेट सिंगल कैटेगरी का मतलब आप एक सिंगल कैटेगरी की नहीं निकाल सकते, यू कैन से एक्यूरेसी। तो उसके लिए हमारे पास आती हैं इम्प्योरिटी स्प्लिट्स को चेक करने के लिए एंट्रोपी एंड गिनी इंडेक्स। इस स्प्लिट्स को चेक करने के लिए कि वेदर आवर स्प्लिट इज इम्प्योर स्प्लिट और प्योर स्प्लिट, वी कैन यूज गिनी इंडेक्स। अब गिनी इंडेक्स या फिर एंट्रोपी, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
दोनों इस्तेमाल होती हैं, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होती। या तो आप गिनी यूज करोगे या तो आप एंट्रोपी यूज करोगे। इन दोनों के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर योर स्प्लिट इज प्योर और इम्प्योर। अब इसके लिए आपके पास एंट्रोपी एंड गिनी इंडेक्स के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिस पे हमने काम करना है। फॉर दैट वी हैव नंबर वन इज एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी के फॉर्मूला को जरा देख लेते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला थोड़ा सा आप यहां पर देख लो। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल भी बनाऊंगा, तो उसी एग्जाम्पल के हिसाब से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी एंट्रोपी को हम यूज करते हैं कैपिटल एच ऑफ एस। कैपिटल एच ऑफ एस का मतलब होता है एंट्रोपी ऑफ योर सैंपल। स्मॉल एच ऑफ एस का मतलब क्या था? स्मॉल एच ऑफ एक्स का मतलब क्या था? जो आप बेसिकली प्रेडिक्शन कर रहे थे, वाई हैट जिसको हम कह रहे थे। कैपिटल एच ऑफ एस का मतलब होता है एंट्रोपी ऑफ योर स्प्लिट। ठीक है, अब इसी स्प्लिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नंबर वन थिंग इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। मैं अभी दोबारा कहूंगा आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी क्लासिफिकेशन। मैं मल्टी कैटेगोरिकल डेटा पे काम नहीं कर रहा हूं। बाइनरी क्लासिफिकेशन बात हो रही है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो जीरो होगा या तो वन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज log base 2 multiply by base 2 of positive, but probability of positive values, yes, sample again minus probability of negative values minus, इसको एक काम करो, इसको मैं माइनस नहीं लिखता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं जी। 4 कहाँ है? अब सही है? ओके, log base 2 of probability of negative chance। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमने यूज करना। अब इस फॉर्मूला को हमने कैसे यूज करना है, मैं उसका एग्जांपल यूज कर रहा हूं, उसी के ऊपर ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यूज मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अब अगर तो 0 और 1 के दरमियान आप यूज करते हो तो नेगेटिव आपका 0 हो गया और पॉजिटिव आपका 1 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी गेट करनी। अब प्रोबेबिलिटी कैसे गेट करनी? फॉर एग्जांपल एक सैंपल यहां पर बनाते हैं एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल दिस इज योर रूट नोड। ठीक है, एफ फीचर मतलब रूट नोड फीचर, जो आपका फर्स्ट एक्स फीचर होगा उसको हम यहां पर एफ के नाम से डिनोट कर रहे हैं, व्हिच इज योर फर्स्ट स्प्लिट, जो पहले स्प्लिट के लिए काम आएगा। इस टाइम हमारे पास टोटल जो आउटपुट्स थे, जिसके अंदर आपके पास 6 यस थे और 3 टोटल जो आपके पास डेटा सेट है, जिसके अंदर 6 नो है और 6 यस है और 3 आपके पास नो। हमने एक स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ आवर एफ फीचर। इस एफ फीचर के ऊपर हमने एक स्प्लिट किया। हमें चेक करना है ये स्प्लिट हमारा प्योर स्प्लिट है या फिर इम्प्योर स्प्लिट है। ये चेक करने के लिए हमने सिंपली क्या कर दिया, यहां पर ये आपका एक आया और ये आपके पास चीज आ गई। जो यहां से आपके पास स्प्लिट आया, ठीक है, यहां पर आपके पास जो आप इसको कह सकते हो, मैं इसको C2 का नाम दे देता हूं, 3y और 0 नो की वैल्यू आ। तो क्या ये आपका लीफ नोड है? ये आपका लीफ नोड बन गया। लेकिन इधर क्या हुआ, C1 के दरमियान हमारे पास 3y एंड 3 नो था। अब हमें चेक करना है वेदर दिस वैल्यू इज प्योर स्प्लिट और नॉट। ठीक है, इसको हमने चेक करना है कि भाई ये हमारा प्योर स्प्लिट है या नहीं है।
तो प्योर स्प्लिट है या नहीं है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, मैं जरा थोड़ा सा इसको शो कर देता हूँ, नजर आ रहा है। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं एच ऑफ एस, और यहां पर हम इसको प्रोवाइड करने सबसे पहले माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्या है? इसकी बात कर रहा हूं ना, C2 की। C2 का अगर मैं निकालना चाहता हूं 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास ओवरऑल टोटल 3 में से टोटल आपके पास 3 ही आउटपुट आए और तीनों के तीनों पॉजिटिव आउटपुट है, तो इसका हो जाएगा 3/3। यही है ना, 3/3 log 2 ऑफ 3/3, ऐसा ही है बाबा। टोटल कितना है इसमें? इसमें टोटल आउटपुट कितने आ रहे हैं? आउटकम, टोटल आउटपुट आउटकम्स कितने हैं बाबा? इधर टोटल आउटकम्स कितने हैं? ये 6। जरा इधर आओ और जरा काउंट करके बताओ। एक यस ठीक है, दूसरा यस ठीक है, तीसरा यस ठीक है, चौथा किधर है? मैं तो इसका पूछ रहा हूँ, एंट्रोपी इसकी निकाल रहा हूं, उधर क्यों जा रहे हो? इधर क्यों बताओ? 3 है, तो यही आपको बता रहा हूं, टोटल आउटकम 3 है, जिसमें से यस भी 3 है, तो 3/3 सही है ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव का निकालना था। अपाउंड में 0 है कहां? या अपॉन थोड़ी है भाई, कॉमा 0 का है। अब सही है, ये अपॉन नहीं था भाई। इधर कहां तुम चले गए? इधर फॉर्मूला ये है, उधर कहां देख रहे हो? आगे चलते हैं। दूसरा क्या है इसके बाद? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू क्या है? 0, तो ये हो गया आपका 0/3 log बेस 2 ऑफ 0/3। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 log 2, स्क्वायर नहीं है ये, log बेस 2 है ये, ऑफ 1 which is equals to 0। ये तो खत्म हो गया ना, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ खत्म हो गया। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये तो सारा खत्म कर दिया, तो उसको हमने छोड़ दिया। डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 डज नॉट हैव एनी साइन, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो वो खत्म हो गया इटसेल्फ। ठीक है, आपके पास टोटल यहां पर क्या आपकी एंट्रोपी क्या बन गई? 0। अगर आपकी एंट्रोपी 0 आती है, दैट मीन्स दिस इज योर प्योर स्प्लिट। मैथमेटिकली हाउ वी कैन डिनोट कि हमारा ये लीफ नोड बना है कि नहीं बना? अगर एंट्रोपी आपके पास 0 आती है, दैट मीन्स आपका प्योर स्प्लिट है, लीफ नोड बन चुका। अब आते हैं C2 के ऊपर, या C1 सॉरी। तो हम यहां निकालते हैं H ऑफ C1। C1 की वैल्यू अगेन उठाते हैं। अब आते हैं यहां पर टोटल आउटकम कितना है आपके पास यहां पर, और पॉजिटिव का वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/6। तो मैं जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं यार, चलो ये से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए, फिर बाद में मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया log बेस 2 और अगेन 3/6 माइनस, अब नेगेटिव का भी सेम वैल्यू होगी 3/6 log बेस 2 ऑफ 3/6
6। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं विच इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसको 1 क्यों दिया है? क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड है, दोनों कैटेगरीज इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। एंट्रोपी का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, एंट्रोपी मिनिमम 0। मिनिमम मतलब 0 आ गई, इसका मतलब आपका प्योर स्प्लिट तैयार हो चुका है, आपका एक लीफ नोड तैयार हो गया। ठीक है, मैक्सिमम 1 का मतलब है ये तो बिल्कुल ही इम्प्योर स्प्लिट है। क्यों? क्योंकि ये 50% डिवीजन पे जा रहा है, लीफ नोड नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया इम्प्योर स्प्लिट, इसको हम कहते हैं इम्प्योर स्प्लिट। इस समझ में आ गया? अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एंट्रोपी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम प्रोबेबिलिटी हियर। आप यहां पर देख सकते हो 3.6 का मतलब होता है 0.5। इसका मतलब अगर दोनों 0.5 होते हैं तो आपका एंट्रोपी हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, विच इज कंप्लीटली इम्प्योर। तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के टाइम पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको वर्टेक्स बना देता हूँ, ये आपका हो गया 1। क्यों? क्योंकि हमारा एच ऑफ एस 0 से लेकर 1 तक होता है, और हमारे पास यहाँ पर भी मैं इसको 1 रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी यानी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी हो या फिर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो, वो भी 0 से लेकर 1 के दरमियान ही होगी, 100% के अंडर होगी। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 के दरमियान हमने यहां पे रख दिया। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों के दोनों 0.5 आते हैं तो एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर आपके पास दोनों के दोनों 0 आते हैं तो एंट्रोपी भी 0 होगा। ऐसा ही है, तो इसको हम, और अगर आपके पास दोनों के दोनों 1 आते हैं तब भी आपके पास 0 होगा एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि ऊपर देख सकते हो आपके पास जब हमने ये बनाया था तो यहां पर हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही थी। 100% उसके अंदर एक ही कैटेगरी थी ना, तो 100% हो या फिर 0 हो, एंट्रोपी आपकी 0 ही होगी। जब एंट्रोपी 0 है इसका मतलब वो आपका प्योर स्प्लिट है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा ये ऊपर चला गया लेकिन इसको समझ लेना, ये सिर्फ यहीं पर ही ज्यादा ऊपर होगा यार, छोड़ो यार, तुम लोग समझते नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ योर एंट्रोपी ग्राफ लुक्स लाइक। मतलब अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव 100% है, एंट्रोपी 0। एंट्रोपी 0 दैट मीन्स प्योर स्प्लिट। अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव 0.5 है, मतलब हाफ पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव है, तो एंट्रोपी 100% 1। इसका मतलब टोटली इम्प्योर स्प्लिट। अब थोड़ा सा नीचे लेकर आओ तो फिर इसके हिसाब से वैल्यूज को चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर एंट्रोपी। आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर आइडेंटिफाइंग लीफ नोड, टू आइडेंटिफाइंग प्योर स्प्लिट। अब एक और चीज है जिसका नाम है गिनी इंडेक्स, ये भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। इसका भी काम यही है, टू आइडेंटिफाई प्योर और इम्प्योर स्प्लिट, वो आइडेंटिफाई करने का तरीका। अच्छा, एक सवाल और कर सकते थे आप कि सर ये तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन, व्हाट अबाउट मल्टी क्लासिफिकेशन या मल्टीपल कैटेगरी की? यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन हो तो फिर कोई मसला नहीं, आपका ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, उसके बाद आगे लगा दो दोबारा से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, फिर आप आगे चले जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, इस तरीके से आप चलते जाओ, n नंबर तक चलता जाएगा। ठीक है, समझ आ गया?
0.5 वाला क्या? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अभी आपने यहां पर देखा, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? 3/, इसको जरा आप सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? 1/2, और सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा? 0. तो जब 0.5 आ रही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी देखो 0.5 है, दोनों 0.5 आ रहे, तो एंट्रोपी कितनी आ रही है? 1। मतलब 100% टोटली इम्प्योर स्प्लिट। तो ये 0.5 का मतलब, अगर पॉजिटिव वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव बोथ आर 0.5, मतलब दोनों हाफ स्प्लिटेड है, तो आपकी एंट्रोपी हमेशा 1 आएगी और आपका वो टोटली इम्प्योर स्प्लिट है। अगर बराबर नहीं है, एक कैटेगरी है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो थोड़ा सा नीचे कर ले, वहां 1% आ रही, कुछ कम करें, तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगी। हम तो दो ही बता सकते हैं ना, मैक्सिमम बता सकते हैं, मिनिमम बता सकते हैं, बीच में जो वैल्यू आ रही होगी आप उस हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यही सेम चीज हम अप्लाई करते हैं गिनी इंडेक्स के ऊपर। वो भी इम्प्योर है, वो कंप्लीट टोटली, मतलब होता है ना कि मतलब बात ही नहीं करनी, इम्प्योर है वो भी, 100% इम्प्योर तो नहीं है, लेकिन इम्प्योर तो है वो भी। हमें 100% प्योर चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम गिनी इंडेक्स की तरफ। नंबर 2 इज गिनी इंडेक्स ही बोल सकते हो आप, गिनी इम्प्योरिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे गिनी इम्प्योरिटी बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने गिनी इंडेक्स बोल दिया। दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं हम गिनी इम्प्योरिटी का नाम यूज कर रहे होते हैं, कहीं हम गिनी इंडेक्स का नाम यूज कर रहे होते हैं। अब इसका भी एक आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, बहुत सफल। दैट इज, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी चीज है, इसको हम डिनोट करते हैं GR, व्हिच इज बेसिकली योर गिनी इंडेक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस सम ऑफ ऑल I equals to 1 to m of probability whole square. This is the formula for Gini index. अब इस गिनी इंडेक्स के फॉर्मूला के अंदर हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को बेसिकली चेक कर सकते हैं? मैं एक काम करता हूं, वो सेम जो आपका प्रॉब्लम था उसी को लेकर आता हूं। ठीक है, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर हमारे पास कितना था? 6y and 3, नो, यहां से एक स्प्लिट आया, इसके अंदर हमारे पास आ गए 3 यस आ गए थे। ठीक है, बाकी 0 नो थे। दूसरे स्प्लिट के अंदर हमारे पास 3 यस थे और 3। यही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉर्म आउट करने के लिए, ताकि कंपेयर कर सके दोनों चीजों। अब यहां पर आप देख सकते हो टोटल कैटेगरीज कितनी है आपकी। सबसे पूछ रहा हूं भाई, इधर देखो यार, ये मोबाइल बंद करो आप, सवाल पूछना मतलब पता नहीं होता है यहां। और ये मैं क्यों बढ़ा रहा हूं इस, आपने देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये तो काम आएगा क्योंकि ये पैरामीटर आप वहां सेट करोगे, भाई गिनी पे करना है, एंट्रोपी पे करना है, खुद से बताना पड़ेगा आपको, तभी जाके काम होगा। तो पहले समझो सही गिनी काम कैसे करती है। यहां पर हमारे पास सिंपल सा वही सेम चीज है। ठीक है, पहले तो आप ये बताओ टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं? 2 आउटकम। ठीक है, 2 आउटकम्स है आपके, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन में काम कर। जब 2 आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटीज कितनी होंगी? तो हमने यहां लिखा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, तो यहां पे कितनी आएंगी? 2 आएंगी। तो सम ऑफ ऑल में दोनों प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर 3 है तो तीनों लिखनी है, अगर 4 है तो चारों लिख, जितनी भी आपके पास कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से आप यहां पर प्रोबेबिलिटीज ऐड करते जाओगे। सिंपली हमने क्या किया, 1 माइनस, इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव वैल्यू
होल स्क्वायर। सिंपल। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इसकी तरफ आ जाता हूं, हमारे जो C1 है, ठीक है, मैं इधर नहीं जाता, जो आपका लीफ नोड है मैं इसको नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि ये 0 ही आएगा। जरा हम यहां देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्या बनेगा आपका, क्या मैं इसको 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/, इस तरह लिख सकता हूं, ना 3/6 है ना आपका, 1/2 लिख दिया मैंने इसको। आप चाहो इसको और ज्यादा यू कैन से स्प्लिट कर सकते हो, 0.5 है ऑटोमेटिकली आपके पास। तो अगर आप 0.5 का स्क्वायर भी करते हो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0.25 आ जाएगी। 0.25 प्लस 0.25 अगेन इक्वल टू 0.5, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.5 which is again equals to 0.5. That means if the impurity is on peak, मतलब मैक्सिमम एंट्रोपी जो आपका इंप्योरिटी आ रही होगी, लेकिन गिनी कितनी आएगी, 0.55। जब आपके पास इक्वल स्प्लिट होगा बोथ द कैटेगरीज का, एंट्रोपी क्या थी 100%, लेकिन अगर आप इसको गिनी इंडेक्स की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगी 50%। तो गिनी इंडेक्स कहां से कहां तक चलता है, फ्रॉम 0 to 0.5। एंट्रोपी कहां तक चलता है, 0 से लेकर 1। अगर आपकी एंट्रोपी प्योर होगी तो गिनी भी 0 होगी। दोनों आप दोनों पैरामीटर्स यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई वेदर योर स्प्लिट इज प्योर और इम्प्योर। अगर आपको एंट्रोपी यूज करना है, समझ आ रहा है एंट्रोपी, आप एंट्रोपी यूज करो। अगर आपको एंट्रोपी समझ नहीं आ रहा, आपको गिनी समझ आ रहा है, आप गिनी इस्तेमाल करो। दोनों का काम सेम है, यही बताना कि इम्प्योरिटीज हैं या नहीं है, आपका लीफ नोड बना है या नहीं बना, क्योंकि हमें वहां स्टॉप हो जाना है। जहां आपके पास लीफ नोड बन जाता है उस नोड को अब और डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने और डिवाइड कर दिया फिर अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगी, यस यस की बनेगी लेकिन अलग अलग बनेगी, करने की जरूरत क्या है। जब वहीं आके स्टॉप होना है तो आपने कहा एंट्रोपी अगर 0 हो जाए बस स्टॉप, इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं करो, क्योंकि डिवाइड तो वो हो सकता है, वो किसी एक फीचर की वजह से तो लीफ नोड बन गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं, इधर आते हैं, इसकी बात करते हैं, ये डायरेक्टली बन गया था लीफ नोड, हम चाहते तो इसको भी तो टेम्परेचर से डिवाइड कर सकते थे, ओवरकास्ट को कर सकते थे ना, क्योंकि आप देख सकते हो ओवरकास्ट कितने हैं यहाँ पे, एक, ये रहा, 2 3 4 आपके पास है, एक में कूल है एक में हॉट है, इधर भी हॉट है, तो कहने का मतलब हॉट और कूल से और डिवाइड हो जाता, लेकिन करने की जरूरत क्या थी, ये सारे के सारे यस थे, तो यहीं अगर हम स्टॉप हो जाते तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं होता। तो वो तब पता चलेगा जब आपकी एंट्रोपी या गिनी इंडेक्स 0 होगी। और दूसरी चीज, कभी कभार एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स बहुत मिनिमल होता है। मिनिमल का मतलब जैसे कि 0.001। अब हुआ क्या, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आई कि जब हमने उसको स्प्लिट किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंप्योरिटी क्या आ रही थी कि भाई 6 यस थे, सिर्फ एक नो था, 6 यस थे सिर्फ एक नो था, तो 0.001 फॉर एग्जाम्पल आपकी गिनी या एंट्रोपी बन रही है। अब इसको डिवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक नो के चक्कर में जब मैंने इसको डिवाइड किया तो एक तरफ चले गए 3 यस, बाकी तरफ चले गए बाकी के 3 यस विथ 1 नो, फिर और डिवाइड किया, फजूल में कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर सारे यस ही हैं, सिर्फ एक, वो एक जो था वो आपका आउटलायर था, ये भी प्योर है, बहुत मिनिमल है ये, पर आप इसको प्योर स्प्लिट नहीं कह सकते क्योंकि जब तक 0 नहीं होता, बट इसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं,
तो वो तब होगा जब आपका एंट्रोपी आपके पास होगा, आपने एंट्रोपी चेक करना होगा। तो ये हम सब अभी परफॉर्म करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर कोई समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पर आपने एक्स कैसे उठाना है ये पूछ रहे थे। फर्स्ट एक्स कैसे उठाए रूट नोड के लिए? रूट नोड प्रोमिनेंट या मोस्टली रिलेटेड? हाँ, हम नहीं देख सकते, हमें कुछ नहीं उठा रहा। मेक इट ऑटोमेटिक, खुद ही उठाएगा डिसीजन ट्री, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर वो खुद ही कैसे उठाएगा उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। तो नेक्स्ट टॉपिक इंफॉर्मेशन गेन पे आ रहे हैं। तो चलो इंफॉर्मेशन गेन में आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली आपके पास ये किस तरीके से काम करता है। अच्छा, पहले इंफॉर्मेशन गेन बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? नंबर वन थिंग, आपने देखा कि हमने जब ओवर का मतलब आउटलुक को जब हमने सिलेक्ट किया तो बहुत अच्छा स्प्लिट हो गया था, एक कैटेगरी आपकी बाहर आ गई। यही फीचर आपको एक कैटेगरी आउट करके देगा। हाउ विल वी नो दैट? हम कैसे फीचर को सिलेक्ट करें? For that, information gain is used to select the features which are mostly related or that can produce better splits, ठीक है, जिसपे हमें स्प्लिट करना चाहिए। हम्म, क्या रिमूव करें? आई सेड कि हमें वो फीचर कैसे सिलेक्ट करें जो हमारे किसी एक कैटेगरी को एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोवाइड करे। जैसे आपने आउटलुक सिलेक्ट किया, उसने एक कैटेगरी पूरी की पूरी अलग से आपको दे दी कि भाई इसमें सिर्फ यस होंगे, तो उसको हम कहते हैं फीचर सिलेक्शन। तो ये जो फीचर सिलेक्शन है इसके लिए आप यूज करते हो इंफॉर्मेशन गेन। अब इंफॉर्मेशन गेन किस तरीके से काम आता है, हम यहां पर चेक करते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंफॉर्मेशन गेन का, जिसको आप यूज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, मतलब आपका इंफॉर्मेशन गेन आप इजीली निकाल सकते हो। फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फीचर हमें सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा फीचर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन गेन का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं, मैं इसे डिनोट करते हैं हम इसको गेन ऑफ सैंपल ऑन फीचर वन। सैंपल, ठीक है, जो भी आप सैंपल दे रहे हो उसको डेटा सेट पूरा दे रहे हो ना आप उसको, तो जो सैंपल है वो सैंपल का हम गेन निकाल रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ फीचर वन। मतलब वन बाय वन हर फीचर चेक करते जाएंगे, जिस फीचर पे सबसे अच्छा आपके पास इंफॉर्मेशन गेन आ रहा होगा वो फीचर सबसे अच्छा स्प्लिट करके देगा। तो वो खुद ही तो कर रहा है, पर वो कर कैसे रहा है? There should be some mathematical function जो पीछे परफॉर्म हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन गेन। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए चेक किया जा रहा है कि आपके इस फीचर से हमें कितनी इंफॉर्मेशन गेन हो सकती है, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज h ऑफ सैंपल, सिंपल h ऑफ सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर वन। मतलब एक पहला फीचर, आप एक फीचर का निकालोगे, दूसरे का निकालोगे, तीसरे का निकालोगे, जिसका सबसे अच्छा होगा वो पहले स्प्लिट होगा। नेक्स्ट उससे बेहतर वाला, मतलब उसके बाद वाला, उससे नेक्स्ट, फिर और बाद में, लास्ट में वो जो सबसे कम गेन दे रहा हो आपको, या फिर जो सबसे कम को रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उस पर हम बेसिकली उसको हम आखिर में रखते हैं या तो यूज ही नहीं करते। आई सेड हाउ डू वी नो कि यही फीचर सबसे पहले लगाना चाहिए जिसपे बहुत अच्छा स्प्लिट मिलेगा? वी कैन नॉट नो दैट, फॉर दैट वी नीड टू यूज इंफॉर्मेशन गेन, जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एच ऑफ एस माइनस
sum of all v which belongs to value, ठीक है, v e नहीं है, belongs लिखा हुआ है ये, value h of s of v divided by s multiply by h of s. दिस इज द फॉर्मूला. इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, टेंशन नहीं लेना. सबसे पहले आपने निकालना है h of s ऑन द बेसिस ऑफ फीचर 1. मतलब पहला फीचर आपने दिया, स्प्लिट किया, उसका आपने निकाला h of s. h of s हम किसको कह रहे हैं? एंट्रोपी. वेरी गुड. एंट्रोपी को आप कह रहे हो h of s. एंट्रोपी निकाली ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीचर. फिर हमने क्या किया? सम ऑफ ऑल. SV क्या है ये? SV कुछ भी नहीं है. SV इज बेसिकली दी रिमेनिंग सैंपल्स. रिमेनिंग सैंपल्स है ये आपका h, ठीक है. और s आपको पता है सैंपल, ठीक है. दोबारा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और h of s दैट मींस योर एंट्रोपी. इसको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे जब आप बेसिकली यहां पर इसको जरा यू कैन से एग्जांपल के तौर पे जब हम बनाएंगे तो उस पे करते हैं. चलो एक मैं एग्जांपल बना लेता हूं. जैसे कि ये हमारा हो गया फीचर 1, ठीक है. यहां पर हमारे पास टोटल स्प्लिट क्या था? 9 यस थे और 5 नो, ठीक है. हमने स्प्लिट किया इसको, हमारे पास 2 नोड्स बने. एक नोड के ऊपर हमारे पास क्या आ गया? 6 यस आ गए और 2 नो आ गए. दूसरे पे हमारे पास क्या बन गया? 3 वाई आ गए और 3 नो आ गए, ठीक है. दिस इज आवर स्प्लिट. तो मैं इसको यहाँ पे C1 और इसको, तो ये फीचर 1. अब इस फीचर का देखना है कि ये क्या इसने अच्छा स्प्लिट किया है कि नहीं किया. अगर अच्छा स्प्लिट किया है तो ठीक है, आगे चलो. नहीं किया तो दूसरा फीचर उठाओ. ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि स्प्लिट अच्छा नहीं कर रहा. हो सकता है दूसरे फीचर से और अच्छा स्प्लिट हो जाए. अगर वो भी अच्छा नहीं कर रहा तो तीसरे से चेक करो. हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? कंपेयर नहीं कर सकते. हाउ वुड यू कंपेयर इट? वी हैव मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स इन आवर सिंगल डेटा सेट. हाउ वी कैन कंपेयर कि किसके अंदर सबसे अच्छा आ रहा है? आपके पास जो ट्री बनेगी ना, वो ट्री आपके पास, ये समझ, मैं भी आगे जब ट्री की विजुअल्स दिखाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूं. वी कैन नॉट कंपेयर इट बाय विजुअली. इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे. नहीं, ये सैंपल नहीं है, ये है कैटेगरी. सैंपल तो मिलियंस हो, कैटेगरी 2 है. कैटेगरी 3 होंगी तो आप 3 लगा सकते हैं. कैटेगरी जितनी भी आप रखना चाहे रख सकते हैं. 2 पे समझाना, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं. 3 पे जाऊंगा तो आपका फॉर्मूला और बढ़ जाएगा. वो अलग चीज है. आप चाह रहे हैं कि एक साथ मल्टीपल भी आउटपुट्स दे, वो इधर नहीं हो सकता. वो आपके जब आप डीप लर्निंग पे काम करोगे, RNN पे काम करोगे और LLMs पे काम करोगे तब जाके आउटपुट आएगा इस तरीके का. आप इस पे नहीं आ सकते. 2 नहीं, इसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही आउटपुट आएगा. या तो यस आएगा या तो नो आएगा, ठीक है. अगर आप वैसे बात करो सीट बेल्ट की, या तो सीट बेल्ट का बताएगा, या तो हेलमेट का बताएगा, या तो फॉर एग्जांपल भाई रफ ड्राइविंग का बताए. मतलब एक ही आउटपुट दे देगा आपको. मल्टीपल आउटकम्स नहीं जा सकते, ठीक है. वो बाद में आएंगे. RNN जब LSTMs करेंगे तब आपके पास 1 to many आउटकम्स भी आ सकते हैं, many to many आउटकम्स भी आ सकते हैं. मतलब मैनी इनपुट्स गए, मैनी आउटकम्स भी निकले. तो दोनों चीजें हो सकती हैं, पर वो आगे है बहुत. फिलहाल इस पे देखते हैं. अभी सिंपल, बहुत सिंपल है. अब ये यहाँ पर यार, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है. सबसे पहले हम इसकी इंट्रोपी निकाल लें. हमें ये चेक करना है ना फीचर 1
कि ये फीचर 1 जो हमने सिलेक्ट किया है ये सही है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट सबसे पहले इनिशियली होगा क्या, जो पहला आपका x होगा ना वही असाइन किया जाएगा, उसका निकलेगा इंफॉर्मेशन गेन, मजा नहीं आया दूसरा नहीं, उसका निकलेगा इंफॉर्मेशन गेन, नहीं अच्छा स्प्लिट करा, तीसरा उठा, उसका इंफॉर्मेशन गेन बहुत अच्छा स्प्लिट कर दिया, अब वो आपका फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड पे आके दोबारा से ये इंफॉर्मेशन गेन चेक करेगा, ठीक है। सब में आपने इंफॉर्मेशन गेन चेक करना है, उसके बाद ये खुद ब खुद डिसाइड कर रहा होगा। इनिशियली सबसे पहले पहला ही लीनियर की तरह आप कह सकते हो, लेकिन सर्च नहीं कर रहा ये सिर्फ उसका गेन निकाल रहा है कि गेन कितना मिल रहा है, इंफॉर्मेशन कितनी मुझे मिल रही है, कितना अच्छा स्प्लिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्यों निकालूंगा मैं, जरा ये बताना मुझे, क्योंकि फॉर्मूला में एंट्रोपी है। वेरी गुड, दिमाग चल रहा है तुम्हारा। तो कहने का मकसद, अच्छा एक चीज और, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने गलत दे दिया, ये एस बी है, रिमेनिंग आउटकम्स का एंट्रोपी, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। यहां पर आता है, इसका आपने एंट्रोपी निकाला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका भी एंट्रोपी निकालेंगे, इसका भी एंट्रोपी निकालेंगे, जिसको आप डिनोट कर रहे हो एच ऑफ एस बी से। ये किससे डिनोट हो रहा है, एच ऑफ एस से, ठीक है। ये आपके पास हो रहा है एच ऑफ एस बी से, क्यों, क्योंकि आपके पास यहां पर कितने स्प्लिट हुए हैं, और यहां पर हमने सम लिखा था, देखो, तो दोनों को सम करना है, ठीक है। तो दोनों का आपने निकालना है, फिर उसके साथ सम हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डायरेक्टली जल्दी जल्दी कर लेता हूँ अप्लाई, ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले आप एच ऑफ एस यानी आपका फर्स्ट फीचर, यानी आपका एफ ऑफ F1 की बात कर रहे हैं, एच ऑफ एस निकालते हैं, विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, तो मैंने इसको कह दिया माइनस ऑफ 9/14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ 9/14, ठीक है। उसके बाद माइनस 5/14 मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ 5/14। मैं डायरेक्टली वैल्यू आपको लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी परफॉर्म की हुई है, वरना कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस अबाउट 0.94, ठीक है। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, राउंड ऑफ करके 1 नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.94 ही है, इसको ऐसे ही रखो, इसको राउंड ऑफ नहीं करता ही। कभी भी मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ हम सिर्फ तब करते हैं जब आपको ये वैल्यू शो करनी हो। अभी ये इसको शो नहीं कर रहा है, इसको फॉर्मूला में यूज करेगा, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका एच ऑफ C1 की बात करते हैं, यानी आपका फर्स्ट स्प्लिट। तो फर्स्ट स्प्लिट के अंदर आपके पास, दोबारा मुझे बता दो, यहाँ पे डायरेक्टली जल्दी जल्दी बताते जाओ, माइनस ऑफ 6/8, अगेन log 2 ऑफ 6/8 माइनस का 2/8 log 2 ऑफ 2/8 विच इज अगेन इक्वल्स टू, मैं आपको यहाँ पर आउटकम इसका भी बता देता हूँ, विच इज अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ 0.81, ठीक है। इस तरीके से एच ऑफ C2 भी निकाल लेते हैं। एक दफा ऊपर से देख लो क्या है, 3 और 3, ठीक है, हाफ हाफ है ये, तो ये तो डायरेक्ट 1 होगी, तो उसको ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं, विच इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, ये आपके पास आ गया। अब इसको जरा हम फॉर्मूला के अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, एच ऑफ, उससे पहले थोड़ा सा इसका नाम दे देते हैं, वी आर बेसिकली गेटिंग द गेन, यानी गेन ऑफ एस ऑन फीचर 1 विच इज इक्वल टू एच ऑफ एस, यानी आपका एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट फीचर, sum of all where v belongs to value, और यहां पर आ जाएगा
एस ऑफ पी डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ। अब इसके अंदर पुट कैसे करना, सबसे पहले एच ऑफ एस क्या निकाला 0.94, तो आपने यहां पे लग दिया 0.94 माइनस सम करना है सबका, तो मैं सम के अंदर ले जाता हूं। सबसे पहले ये 8/4 क्या है, ये आपका एस वी अपॉन एस क्या है, टोटल सैंपल कितने थे, टोटल ओवरऑल 14, तो एस आपका क्या हो गया, एस वी क्या है, मैंने क्या कहा था, रिमेनिंग सैंपल्स ऑन नेक्स्ट स्प्लिट, मतलब स्प्लिट हुआ दो हिस्सों में, तो पहले C1 में कितनी वैल्यूज आ गई थी, 8 वैल्यूज आ गई थी, आप काउंट करो कितनी है, 8 वैल्यूज, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग सैंपल कितना आ गया, ठीक है। अगेन फॉर्मूला में आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आपको यहां पर एच ऑफ एस सी भी लगाना है, तो C1 का क्या निकाला था 0.8, अगेन प्लस, ठीक है। दोबारा से करते हैं, यहां पर आपका एस कितना है 14, वेरी गुड, लेकिन इस स्प्लिट के अंदर कितनी वैल्यूज आई थी, 6 वैल्यूज आ रही थी, तो यहां पर रिमेनिंग वैल्यूज कितनी बची, मल्टीप्लाई बाय 1, अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये अबाउट कोई 0. तकरीबन आना चाहिए 049, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वैल्यू, इसको फॉर्मूले को आप सॉल्व करें, जिस तरह की आपके पास वैल्यू आती है। नाउ ये आपके पास एक गेन आ गया एक फीचर का, फॉर एग्जाम्पल आप इसके बाद क्या करोगे, आप फीचर 2 के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं ताकि इसलिए आपको समझ में आ जाए, इसको हम कहते हैं गेन ऑफ एस कॉमा फीचर 1, आप दूसरा यूज करोगे गेन ऑफ एस फीचर 2, फिर आप निकालोगे गेन ऑफ एस फीचर 3। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू आ गई 0.052, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.031, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। अब कौन सा फीचर सबसे पहले स्प्लिट करना चाहिए, जिसकी गेन सबसे कम आई है, टू वाला होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास यहां पर 0.052 मतलब गेन ज्यादा आया है, इंफॉर्मेशन गेन अच्छा मिला है, अच्छा स्प्रेड हुआ है यहां पर, तो आप यही फीचर इस्तेमाल करोगे। तो हमें ये वाला फीचर यूज करना है जिसके पास गेन ज्यादा है, तो फिर वो क्या कहते हैं, कोई सा भी एक उठा लेगा, फर्स्ट वाला उठा लेगा, पर सेम नहीं आ सकता, पॉइंट का फर्क आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद, बाय दिस यू विल बेसिकली गेट कि आप कौन सा फीचर पहले स्प्लिट करना चाहिए, फिर दूसरा कौन सा, अब ये तो हो गया फर्स्ट स्प्लिट, तो इसके लिए हम क्या यूज करें, अगर मैं कहूं फर्स्ट स्प्लिट ये इससे करते हैं हम, लेकिन स्टिल हमारे पास एक कैटेगरी रहती है, तो दूसरा स्प्लिट किससे करना चाहिए, फर्स्ट वाले से करना चाहिए, तो दूसरा स्प्लिट हम करेंगे, तो ये हो गया आपका। तीसरा हमें किससे करना चाहिए, थर्ड वाले से करेंगे, तो ये आपका हो गया चेंज करती रहेगी ना, लेकिन देखो फर्स्ट टाइम जब उसने पहले फीचर के लिए चेक कर लिया तो तकरीबन यही रहेगा, क्योंकि वो ओवरऑल स्प्लिट नहीं कर पा रहा, तो आगे जाके उसने स्प्लिट वैसे भी नहीं कर, ठीक है, तो उस हिसाब से ये चलेगा। तो आपने यही बेसिकली यूज होता है बिहाइंड दी डिसीजन ट्री, कि हम किस तरीके से कौन सा फीचर पहले स्प्लिट करना है। रैंडम फॉरेस्ट इज समथिंग एल्स, रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली इज यूज्ड टू रिप्लेस डिसीजन ट्री इटसेल्फ। डिसीजन ट्री कुछ चीजों में बहुत ही बेकार है, वो क्या, वो बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है भाई, पहले परफॉर्म तो करो। तो
कहने का मकसद पहले तो उसको आप पहले कर लो परफॉर्म, उसके बाद बताऊंगा इसमें खामियां क्या है। इसमें भी खामियां हैं, उसको हल करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट है, उन चीजों को खत्म करने के लिए। ऐसे नहीं है ना, अब उसकी वजह बताता हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप लोग डीप लर्निंग पर आओगे